है एक रिवीजन क्लास ही है ये, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी सारा पढ़ चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसा क्लास है, रिवीजन क्लास है। रिवीजन मतलब कि पढ़ा हुआ है उसी को बस हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमको अच्छे से याद रहे, एग्जाम में हम अच्छे से लिख सके और क्वेश्चन एक दो बार फिर से रिवाइज हो सके। बात समझ में आ रहा है? चलो तो ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो हम लोग आज पढ़ेंगे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में। ठीक, तो वर्क क्या होता है? सबसे पहले वर्क के बारे में कौन बताएगा? वर्क किसे बोलते हैं? व्हाट इज वर्क? वर्क का मतलब क्या होता है? आप कब कहेंगे कि हमने कुछ काम किया है साइंस की भाषा में? कब आप कहेंगे कि आपने कोई काम किया है? काम करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है साइंस की भाषा में? फोर्स के आगे क्या? फोर्स लगाना, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करना। ठीक है, यानी कि ऐसा फोर्स, इस तरह से फोर्स कि अगर वो फोर्स लगने के वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तभी हम क्या बोलेंगे? वर्क हुआ है, वरना फिर वो वर्क नहीं हुआ। अगर फोर्स जिधर लगा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या क्या हो रहा है वहां पे? वर्क हो रहा है। बात समझ में आया? ठीक, तो अब हम फोर्स अगर हम बोलेंगे व्हेन अ फोर्स is applied on an object, when a force applied on an object, ठीक है, displaces it, then it is said to be that work is done by force. वर्क इज डन बाय फोर्स। किसके द्वारा काम किया गया? फोर्स के द्वारा। और किस पे काम किया गया? ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या किया गया? काम किया गया। बात सुन रहा है? साइंस के बल द्वारा, इधर ध्यान दो वाला, साइंस में हम क्या बोलेंगे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स लगाया, और इस फोर्स लगने की वजह से ये अगर डिस्प्लेस हो जाता है इसी डायरेक्शन में, अगर ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, तब हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क हुआ है, वरना फिर वर्क नहीं हुआ है। ठीक, तब हम लोग तो भी वर्क बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे कि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि ये जो है इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, यानी धीरे 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 क्या कर रहा है? रोक रहा है। बात समझ में आया? ठीक, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ है और फोर्स आप इधर लगाए हो, इधर फोर्स लगाए हो, फिर भी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो गया, उसी एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इज डन। देखो वर्क कब होगा? यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो आगे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या तो पीछे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दोनों केस में हम क्या बोलेंगे? वर्क इज डन, वरना फिर हम लोग बोलेंगे वर्क नहीं हुआ है। देखो वर्क को समझने के लिए तीन फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स की अगर बात करें तो तीन फैक्टर्स होते हैं, तीन फैक्टर्स। पहला फोर्स, हम कब बोलेंगे कि कोई काम किया है और कितना काम किया है, उस चीज को जज करने के लिए हमको एक फोर्स नॉलेज पता होना चाहिए। फोर्स जैसे कि मान के चलो कि मैं अगर काम कर रहा हूँ और मेरे बगल में कोई काम कर रहा है, सेम चीज है, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो ज्यादा काम कौन कर रहा है? जो फोर्स ज्यादा लगा रहा है वो ही। बात समझ में आया? यानी कि जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ज्यादा काम किया। कोई फोर्स ही नहीं लगाया, बात समझ आया, छुआ तक भी नहीं, तो वो काम किया क्या फिर? नहीं ना। बात समझ में आया? ठीक, यानी कि काम करने के लिए, वर्क के लिए, काम करने के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी वर्क डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। ठीक, दूसरा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। किस चीज पे? डिस्प्लेसमेंट पे। देखो डिस्प्लेसमेंट में मतलब कि मान के चलो कि हम दोनों ने सेम फोर्स लगाया, मैंने भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और मेरे बगल से भी किसी ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन मैं ज्यादा दूर तक लेके गया हूँ और वो कम दूर तक लेके गया है। टाइम यहाँ नहीं देखना है, टाइम नहीं देखना है, जल्दी और देर नहीं देखना है कि कौन जल्दी लेके गया और कौन देर से लेके गया। हमें क्या देखना है? दूर कौन लेके गया। बात समझ में आया? तो ज्यादा दूर कौन लेके गया वो देखना। जैसे मैं अगर ज्यादा दूर लेके गया हूँ और तुम अगर कम दूर लेके गए हो, तो ज्यादा वर्क किसने किया? जो ज्यादा दूर तक लेके गया है वही ज्यादा काम किया। दिमाग में बैठा ये बात कि जो ज्यादा फोर्स लगाया पहले वहीं पे जज करो। अगर फोर्स अगर सेम हो जा रहा है तो उसके बाद किससे जज करोगे? डिस्प्लेसमेंट से।
कि कौन ज्यादा दूर तक लेके जा रहा है। बात समझ में आया? तो वही ज्यादा काम किया है। तो वर्क किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे। तीसरा, एंगल पे भी डिपेंड करता है। किस चीज पे? एंगल। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क जो है वो डिपेंड करेगा थीटा पे। थीटा से क्या लिखवाए थे, याद है? एंगल, है ना? तो थीटा से किस चीज को डिनोट किया जाता है बालक? एंगल को डिनोट करते हैं हम लोग। बात समझ में आया? ठीक। यानी कि वो बोल रहा है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं वो भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान के चलो ये कोई ऐसा वस्तु रखा हुआ है ना, अगर मैं चाहता हूं कि इसको इधर से लेकर ऐसे धक्का मारे तो उधर चला जाएगा। ठीक, बात समझना? हम चाहते हैं कि यहां से उधर ले जाए। ठीक, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, या ऊपर से फोर्स लगाए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा? ऊपर से लगाएंगे ज्यादा काम करना पड़ेगा। बात समझना? यानी एंगल भी क्या करता है? डिपेंड करता है। इसी को अगर हम डायग्राम पे अगर बना दें, अगर इसको अगर हम डायग्राम से समझाएं कि ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है और फोर्स कोई ऐसे लगा रहा है और कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है और कोई फोर्स इस एंगल पे लगा रहा है, तो ज्यादा वर्क कहाँ करना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए? ठीक, उधर करना चाहते हैं हम लोग। बात समझ? ठीक, इस पे तो वर्क होगा भी नहीं। बात समझ? इसमें तो वर्क होगा ही नहीं क्योंकि वो नीचे लगा रहा है फोर्स, तो वो आगे की तरफ डिस्प्लेस जाएगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो फिर क्या हो गया? वर्क हुआ ही नहीं। ठीक, इस केस वाला बात करो तो इस केस में फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये वाला एंगल है। बात समझ में आया? यानी कि इस तरह से ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख लो, ये एंगल हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस तरह से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि मेरा फोर्स का जो कंपोनेंट है वो टूट जाएगा, यानी कि वो ज्यादा उसको हम आगे ले जाने नहीं सकेंगे, ज्यादा हमको उधर उसकी तरफ फोर्स नहीं लगा पाएंगे, यानी ज्यादा काम हो नहीं पाएगा। ठीक, लेकिन अगर इस पे बात करो तो जितना फोर्स है सारा का सारा फोर्स क्या करेगा? उसको डिस्प्लेसमेंट में लगाना चाहेगा, यानी कि यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हम लोग बात करते हैं, ओवरऑल हम लोग बात करेंगे, ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वर्क किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे भी, डिस्प्लेसमेंट पे भी और एंगल पे भी। तो एंगल को डील करने के लिए एक हम लोग फंक्शन रखते हैं कॉस का। कौन सा फंक्शन रखते हैं? कॉस का, है ना? तो इसी से फॉर्मूला बनता है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या हो गया? वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। बात समझ में आया? ठीक, चलो, जहां से एफ से क्या होगा? फोर्स होगा, एस से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और थीटा से क्या होगा? एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये होता है मेन फॉर्मूला, आपको यही याद रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। दिमाग में याद आ रहा है? ठीक, बैठ गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक, अब इसकी 3 स्पेशल केस याद रखो। अलग अलग एंगल में तो हम बना ही सकते हैं, 3 स्पेशल केस याद कर लो। या तो एंगल जीरो हो जाए, एंगल जीरो का मतलब यानी कि पैरेलल हो जाए। एंगल जीरो का मतलब पैरेलल हो जाए, है ना? यानी कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, यानी पैरेलल हो गया। कौन कौन पैरेलल होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल का साइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो अगर थीटा हो गया जीरो, यानी दोनों पैरेलल हो गया, उसमें हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बराबर कितना होगा? एफ एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है? 1। यानी कि डायरेक्ट क्या करना होगा? एफ इंटू एस याद रख लोगे। किसके लिए? जब एंगल क्या हो जाए? जीरो, तब डायरेक्ट क्या रखोगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ठीक, और अगर हम बात करें कि अगर मान के चलो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दे, कितना रख दे? 90 डिग्री। क्या कर दे? 90 डिग्री। ठीक, तो यानी कि ये हो गया ऐसे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स लग रहा है ऊपर से। बात समझ में आया? तो इस तरह से, तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तब हम लोग बोलेंगे कितना? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए कभी भी 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स अप्लाई करे, डिस्प्लेसमेंट के अगर 90 डिग्री पे अगर फोर्स अप्लाई करे तो उसमें वर्क डन क्या हो जाता है? इस फोर्स के द्वारा जीरो हो जाता है। बात समझ में आया? चलो, तीसरा केस हो गया, मान के चलो एंगल हो गया 180। 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल। 180 का मतलब एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब इस तरह से होता है कि हम लगा रहे हैं फोर्स इधर, लगा रहे हैं फोर्स इधर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, उल्टा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
हम फोर्स उधर लगा रहे फिर भी वो इधर ही आ रहा है, जैसे चलती साइकिल आ रही है ना, उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, बात में फोर्स इधर लगा रहे फिर वो धीरे 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 आगे ही बढ़ रहा है। बात समझ में आया? ठीक, तो इस समय क्या लिखेंगे, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस, एंगल कितना रखेंगे 180। ठीक, कॉस कितना हो गया 180, कॉस 180 होता है -1, कितना होता है -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -f इंटू एस। बात समझ में आया? ठीक, अब देखो तीन तरह के हम लोग वर्क जानेंगे। वर्क या तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, कैसा होगा पॉजिटिव, या तो प्लस में आंसर आएगा या तो माइनस में आंसर आएगा नेगेटिव। बस में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा अभी हम समझाते हैं। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फॉर्मूला अपने आप बनते जाएगा। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला वर्क डन बराबर एफ इंटू एस। अगर थीटा 90 हो गया तो डायरेक्ट वर्क डन क्या लिख देंगे 0। और अगर थीटा अगर हम बात करते हैं 180 हो गया यानी एंटी पैरेलल हो गया तो वर्क डन कितना होगा -f इंटू एस। कोई दिक्कत? चलो इसको मिटा दे। चलो क्वेश्चन से अभी समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एंगल तो और भी बहुत एंगल हो सकता है 60 डिग्री 30 डिग्री, बट वो आपको आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन से डील करते हैं ना, हमको ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं, हमको ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बनाना। कॉपी निकालो फटाफट एकदम 2-2 मिनट में आंसर दो या बोर्ड में ही देखते साथ आंसर बताओ। जैसे कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, क्या लगाया 10 न्यूटन का, और ये इधर चला गया 10 मीटर तक, तो वर्क डन कितना होगा वो बताओ। ठीक, और मैंने फोर्स लगा दिया इस बार 10 न्यूटन का इधर और फिर भी गया 10 मीटर इधर। ठीक है, और मैंने इस बार क्या किया 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ गया 10 मीटर, तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, बात समझ में? वेरी गुड। तो वर्क डन बराबर क्या बोलेगा, ये दोनों पैरेलल हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ये भी उधर, तो डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100। इसका यूनिट क्या होता है जूल, JAULE जूल। बात समझ में आया? ठीक, ये हो गया 10। वर्क डन यहाँ कितना हो जाएगा, ये और ये इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस 90 हो जाएगा, है ना। फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं ये हो गया एंटी पैरेलल, एक इधर जा रहा है इधर आ रहा है, बात समझ में आया? तो वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे एफ एस कॉस 180 लिखेंगे, और 180 कितना होता है -1, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, कितना आएगा -100 जूल। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा -100 जूल। ठीक, तो या तो पॉजिटिव वर्क हो सकता है या तो नेगेटिव वर्क हो सकता है या तो जीरो वर्क हो सकता है। तो वर्क को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वर्क को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा वर्क हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, यानी काम ही नहीं हुआ। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आया? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फोर्स के द्वारा उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तब हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव वर्क हुआ। दिमाग में बैठ गया, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कैसा हो गया पॉजिटिव। बात समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन when force applied is in the same direction of the displacement, then work done by force is positive। वर्क डन बाय फोर्स किस पे, ऑन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव वर्क डन, तब हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। और इसमें क्या बोल देंगे कि जब फोर्स कैसा हो अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर लग रहा हो। बात समझ में आया? तब हम लोग क्या बोलेंगे वर्क डन कैसा हो गया नेगेटिव। और वर्क जीरो कब होगा, जीरो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क जीरो होने के लिए 3 केस है, जरूरी नहीं 90 के लिए, 3 केस। कौन सा केस, या तो हम फोर्स ही नहीं लगाए, हम फोर्स ही नहीं लगाए। अब फोर्स जीरो होने का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, टोटल फोर्स क्या होना चाहिए जीरो, तब वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। बात समझ में आया? या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, बात समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो अभी बात करते हैं सिर्फ फोर्स जीरो हो सकता है
अगर आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो उसके द्वारा क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। या तो एक केस हम लोग पढ़े कौन सा, 90 डिग्री, जब फोर्स और ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। बात समझ में आया। और फोर्स जीरो हो जाए तो भी बोलेंगे क्या, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर कभी ये जीरो हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। या तो ये भी कभी जीरो हो जाए तो भी हो जाए जीरो। तो तीन केस हो जाते हैं। वर्क डन, वो जीरो वर्क का मतलब क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। बात समझ, नंबरिकली या मैग्नीट्यूड वाइज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके लिए तीन केसेस होंगे, या तो फोर्स ही मेरा जीरो हो जाए, हम फोर्स ही नहीं लगाए, या तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पाया, या तो फिर उसका क्या हो गया, एंगल परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ में आया, परपेंडिकुलर एंगल हो गया जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। बोलो बालक। ठीक है, हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन है, कौन जवाब देगा इसका। अगर हम किसी पे फोर्स लगाए, जैसे ये रखा हुआ है, इस पे मैंने बहुत फोर्स लगाया, दम लगा करके 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पाया, आगे जा ही नहीं पाया, तो क्या वर्क डन होगा, तो वर्क डन बराबर क्या बोलेंगे, एफ एस कॉस जीरो। सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट यहाँ वन ही समझेंगे हम लोग, एफ एस समझ लिए। तो फोर्स कितना लग गया 1000 और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, जीरो, तो कितना आ गया, जीरो। बात समझ में आया। अगर हम उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वर्क डन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक, चलो नेगेटिव वर्क समझ में आया। ठीक, अच्छा चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने ये क्या कर दिया, ऐसे है, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इससे 90 डिग्री में, तब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तब हो जाएगा जीरो। बात समझ आया। तो वर्क डन तभी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में या तो मेरी तरफ आए या तो मेरे से दूर जाए, तभी हम लोग वर्क डन बोल सकते हैं। पॉजिटिव वर्क हो सकता है या तो नेगेटिव वर्क हो सकता है। वर्क क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वर्क हो सकता है या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वर्क क्या करेगा, ये उसका स्पीड को बढ़ाएगा, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम इधर धक्का दे रहे हैं ना, तो उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसका स्पीड को क्या करता जाएगा, बढ़ाते जाएगा। इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ाएगा मतलब मोमेंटम बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा मतलब मोमेंटम बढ़ाएगा। बात समझ में आया। और नेगेटिव वर्क क्या करेगा, डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड को घटाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि ग्रेविटी वाला, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं इसका स्पीड कम हो जाता है। क्यों, जैसे अभी शुरुआत का स्पीड हम 100 मीटर पर सेकंड लिखे, और हमको पता है जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है तो उसका स्पीड कितना होता है, बताओ, जीरो हो जाता है। क्यों इसका स्पीड कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इसका किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट चलो ऊपर की तरफ है, लेकिन फोर्स इसको किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटी इस पे वर्क करेगा। अगर फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, वर्क करेगा। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कौन बताएगा, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो गया। जब 180 डिग्री हो गया तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा मतलब कैसा है ये, नेगेटिव वर्क। कौन करेगा, नेगेटिव वर्क बाय ग्रेविटी। जब नेगेटिव वर्क करेगा तो क्या होगा, उसका धीरे 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 स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो नेगेटिव वर्क क्या करेगा, धीरे 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 उसका स्पीड को क्या कर देगा, कम करेगा। समझ रहा है ना बाबू। ठीक, और पॉजिटिव वर्क क्या होता है, मान के चलो यही बस वापस आएगा जब नीचे की तरफ, तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होने जा रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, और इस पे फोर्स भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है। तो दोनों तरफ सेम हो गया, एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। जब एंगल हो गया जीरो, क्या हो गया, एंगल हो गया जीरो। बात समझ में आया। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये F इंटू एस डायरेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वर्क आएगा, और पॉजिटिव वर्क आएगा तो धीरे 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 इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी। बात समझ में आया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम लोग फटाफट बना सकता है। चलो 5 क्वेश्चन दे रहे, 5 क्वेश्चन फटाफट बना दिया। दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन इन दी फॉलोइंग केसेस। वर्क डन निकाल के देखो फटाफट, है ना। देखते कितना जल्दी आप लोग आंसर देते हो, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लगा दिए 100 न्यूटन का फोर्स, और ये गया है कुछ 0.2 मीटर तक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, फोर्स लगाया मैंने इस पे 100 न्यूटन का, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो गया है 5 सेंटीमीटर। तीसरा,
तीसरा सूरज है, पृथ्वी है, इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है पृथ्वी, ठीक है, सर्कल में, किस चीज में घूम रहा है, सर्कल में, ठीक। तो यहाँ से वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बात समझ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको जो लग रहा है ना, यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा। चौथा, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसको एक रस्सी से बांध के क्या कर दे रहा हूँ, उसको पकड़ के घुमा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या कर दिया, पकड़ के ऐसे घुमा दे रहा हूँ, है ना, इसको पकड़ के घुमा रहा हूँ, अंदर की तरफ फोर्स लगाया मैंने 100 न्यूटन का, कितना, 100 न्यूटन का, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस है 10 मीटर का, रेडियस कितना है, 10 मीटर का, ठीक। तो आप बताओ यहाँ पे वर्क डन कितना होगा इस केस में, ठीक। पांचवा, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक। दो फोर्स वाला भी आप नहीं बनाओ, अभी काफी है, इतना ही हो जाएगा, और इसको 1 किलोमीटर इतना दूर लेके गया, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, ठीक। चलो इन फॉलोइंग केसेस में आप आंसर बताओ फटाफट। 20, ठीक। आगे, ठीक, ठीक। इसमें क्या लिखोगे वाला, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, चलो फटाफट आंसर बताते जाओ। पहला का कितना आया, वर्क बराबर 100 इंटू 0.2 20 जूल, ठीक। दूसरा में गलत, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो आपको किसको किस चीज में करना पड़ेगा, मीटर में, तो यही गलती कर रहे हो आप लोग, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस में रखेंगे, है ना, -100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5/100, कट के कितना आ गया, -5 जूल। गलती नहीं करना वाला इसमें, इस केस में याद रखना, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, क्या होगा, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के टाइम में ये सर्कुलर कर रहा है ना, तो जब भी अगर कभी सर्कुलर मोशन करे, क्या करे, सर्कुलर मोशन करे, ऐसे कोई अगर सर्कुलर मोशन करे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होता है, इस डायरेक्शन में होता है, और रेडियस से अगर इसमें बुलाएंगे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। हमेशा ये जिसका मोशन होता है, हमेशा इसका मोशन का डायरेक्शन किधर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, 0। यही सेम केस यहाँ पर भी है, तो कुछ भी 100 न्यूटन 10 मीटर कुछ भी लिखे, हमको उससे मतलब नहीं है। ये कैसा सर्कुलर मोशन, ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करने की वजह से हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार दिया था कि पृथ्वी के इसके बगल क्या बोल रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट जो है छोटा सा, ऐसे में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बना देता हूं, इसको लिख देता हूं सैटेलाइट, इसके चारों ओर घूम रहा है सैटेलाइट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट क्या होगा, 0। बात समझ में आया, इसीलिए इस पे कोई वर्क करता ही नहीं है, तो ये अंदर की तरफ नहीं आ रहा, वो उसी की तरफ उसी क्या हो रहा है, घूम रहा है। बात समझ में आया, तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इस केस में कितना होगा वर्क, जल्दी बताओ। 10,000, बहुत बढ़िया, 10 इंटू 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000, 1000 का किलो भी लिख सकते हो, तो कितना लिख देंगे, 10 किलो जूल। बात समझ में आया, तो वर्क का कंसेप्ट समझ में आया बालक, वर्क का कंसेप्ट समझ में आया, न्यूमेरिकल बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वर्क समझ में आया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो कौन सा वर्क हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, फोर्स हम उधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। पॉजिटिव वर्क क्या करेगा, धीरे 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 उसके स्पीड को बढ़ाएगा, नेगेटिव वर्क क्या करेगा, धीरे 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 उसके स्पीड को घटाएगा। 0 वर्क नाइदर इंक्रीजेस द स्पीड नॉर डिक्रीजेस द स्पीड, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर सर्कुलर मोशन करवा के हम छोड़ दिए हैं, तो वो उसका स्पीड ना बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा। बात समझ में आया, ठीक। तो इसीलिए ऐसा कंसेप्ट होता है, इसको मिटा दें। चलो सर, ये वाला जो सर्कल वाला वर्क डन बाय फोर्स, जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो वाला फोर्स। ग्रेविटी भी बोलेंगे तो अगर वो खींचने वाला, अगर मान लो रस्सी खींच रहा है, तो रस्सी खींच रहे तो वो तो वर्क डन, ग्रेविटी तो नहीं है, मस्कुलर हो गया तभी। और वही अगर पृथ्वी के अगल बगल कुछ घूम रहा है, पृथ्वी अगर खींच रहा है उसको, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो वहां पे बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो गया। बात समझ में आया, ठीक। लेकिन कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स, चाहे कभी ग्रेविटी पकड़ के घुमाए, या तो कभी रस्सी पकड़ के घुमाए, या तो कोई चार्ज पकड़ के घुमाए, या कुछ भी करके घुमाए। बात समझ में आया, बस उसको सर्कल में अगर घुमा रहा है वो फोर्स, तो उसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक।
वर्क डन का कंसेप्ट समझ में आया बालक? चलो अब एनर्जी की तरफ बात करते हैं। एनर्जी, कुछ भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या बोलता है कि काम करने के लायक आप है भी कि नहीं, ये जज करता है कि कोई चीज काम कैसे कर सकता है, उसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। जिसके पास जितना एनर्जी होगा वो उतना क्या करेगा? काम कर सकता है। बात समझा? तो एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि उसके पास क्षमता है कि भी नहीं है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि उसके पास काम करने के लिए हिम्मत भी है या नहीं है, ताकत भी है या नहीं है। बस एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक, कि वो काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए क्या चाहिए मेरे पास? एनर्जी चाहिए। अगर ये एनर्जी नहीं होगा तो हम बोल भी पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। बात समझ में आया? जैसे कि किसी को फेंक रहे है ना, इसे फेंकते हैं तो फेंकने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब जैसे कि ये बॉल है, आसमान में इसे छोड़ दिया मैंने, तो इसको छोड़ दिया तो ये नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है तो वर्क किया, कौन वर्क किया? ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको काम किया, तो काम किया, इसके पास क्या होना चाहिए? एनर्जी आना चाहिए। तो इसके पास कोई ना कोई एक एनर्जी होना चाहिए। बात समझ में आया? तो एनर्जी के बात करते हैं। एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं। आपको पता है कौन कौन से रूप होते हैं एनर्जी के रूप? फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी? चलो, जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, और लाइट एनर्जी, और विंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी, और मस्कुलर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी, और बात समझ में आया? तो इस तरह की एनर्जी देखते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या एनर्जी के रूप है, इस फॉर्म में हमको दिखते हैं सब जगह पे। बात समझ में आया? ठीक, ढेर सारे हमको एनर्जी दिखते हैं, ठीक। अगर यही बात करते हैं एनर्जी को, तो एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, या तो वो काइनेटिक एनर्जी होता है या तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी होता है या तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। बात समझना? या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। बात समझना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मास, वी से स्पीड, है ना। और अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग के अंदर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होता है? स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? वो होता है mgh, इतना ही होता है। बात समझा? और भी पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का और भी टाइप नहीं होता है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बोलता है ये होगा किसके वजह से? ड्यू टू मोशन। किसकी वजह से होगा? मोशन और स्पीड। पार्टिकल अगर मोशन पे है तो मोशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? उसके पास एक अलग तरह का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक दरवाजा है, इसको ऐसे बस धीरे से धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तो अलग बात हो गया। मास तो उतना ही है, बॉडी वही है, लेकिन वही अगर हम दौड़ के आए और दरवाजा को धक्का मारे, क्या हो सकता है? टूट के भी फेंका सकता है। आदमी वही, मास वही, बात समझ में आया? वजन वही, बात समझ में आया? जो भी है सड़क वही है, लेकिन क्या हो गया? स्पीड आने की वजह से क्या हो जाएगा? उसके पास एक अलग तरह का एनर्जी हो गया। ऐसा हम फिजिक्स में समझेंगे कि उसके पास एक अलग तरह की ताकत आ चुकी है कि अब वो दरवाजे को क्या कर सकता है? तोड़ भी सकता है, दया बन सकता है। बात समझ में आया? ठीक, वो दरवाजा तोड़ सकता है, ठीक। अभी जैसे कि मान के चलते बुलेट है, अगर ये छोटा सा गोली है, ये गोली को ऐसे मैं फेंक के मारूं उसको, तो क्या होगा? आर पार जाएगा उसके? नहीं जा पाएगा। लेकिन वही छोटा सा गोली को अगर हम स्पीड दे दे, 300 मीटर पर सेकंड का स्पीड, 200 मीटर पर सेकंड का स्पीड, तो क्या हो जाएगा? उसका भेजा आर पार कर देगा। बात समझ में आया? यानी कि स्पीड होने की वजह से उसके पास एक ताकत आ गया, उसके पास एक अलग तरह का ऊर्जा आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताता है कि एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। पोजीशन मतलब वो कहां पर है,
और शेप मतलब क्या डिजाइन बना है। जैसे स्प्रिंग में बात करते हैं, उसको हम पकड़ के खींच देते हैं, उसका शेप बिगाड़ दिए, तो शेप बिगाड़ने की वजह से वो क्या बोलेगा कि हम अपना शेप को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो उसके लिए उसके पास एक अलग तरह का एनर्जी आएगा। वो कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक, और बात करते हैं इसके वजह से, पोजीशन की वजह से कि वो है कहाँ पर। जैसे कि मान के चलो आप घर पे हो, तो घर पे आप कैसे रहोगे, लेजीनेस जैसा रहोगे। वही ट्यूशन में हो तो ट्यूशन में कैसे रहोगे, थोड़ा एक्टिव रहोगे। स्कूल में रहोगे तो थोड़ा एक्टिव रहोगे। बात समझ में आया। तो आप अलग अलग जगह पे जाने के बाद आप अलग अलग तरीके से क्या करते हो, फील करते हो। आपके अंदर एक अलग तरह का थोड़ा फीलिंग होता है। ठीक उसी तरह के पार्टिकल्स क्या होते हैं कि अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग पोजीशन पे उसके पास अलग तरह की एनर्जी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आसमान में या कहीं फ्री पे ऐसे बॉल को मैं रख दूं, ऐसे बॉल को रख दूं, तो ये बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज कोई फोर्स इसमें अप्लाई नहीं हुआ है, तो ना ये कहीं जाना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। बात समझ में आया? ठीक, लेकिन जैसे इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दे, किस चीज में रख दे, फील्ड में, कल फील्ड का कंसेप्ट बताए थे कि फील्ड में रख दे, तो इसके पास एक अलग तरह का एनर्जी आ जाएगा। कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको नहीं देख रहे हैं, हमको ये दिखाई नहीं दे रहा, हमको बस ये दिखाई दे रहा है कि अब ये दौड़ना शुरू कर देगा इसकी तरफ। क्यों, क्योंकि इसको फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स वाले फील्ड में अगर गया है तो ये दौड़ना शुरू कर देगा। तो हम ये ना समझेंगे कि ये फोर्स लगा रहे हैं, हम ऐसा समझेंगे कि इसके पास कोई ताकत आ गया, इसके पास एनर्जी आ गई। ये कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ये खींचा खींचा जा रहा है इसकी तरफ। बात समझ में आया? तो हम समझेंगे ये खींचा खींचा नहीं जा रहा है, ये खुद दौड़ा दौड़ा जा रहा है, इसके पास एक एनर्जी आ गई। बात समझ में आया? ठीक उसी तरह कि अगर मैं आसमान में या धरती से थोड़ा ऊपर में कोई बॉल रख दूं, तो ये क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि पृथ्वी इसको खींचा, हम ऐसा समझेंगे कि इसके पास ताकत आ गया और ये खुद दौड़ के गया, इसके पास एनर्जी आई। हम फिजिक्स में इसको देखेंगे, है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे उसको देखेंगे और उस पे समझेंगे कि इसके पास एनर्जी आ गई। और कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया? इसके पास कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल में। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में तो कौन सा होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और शेप साइज वाला भी होता है, शेप साइज वाला में जैसे होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सा होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका शेप साइज जैसे रबड़ है, रबड़ को खींच देंगे तो इलास्टिक है, तो खींचने के बाद क्या बोलेगा कि हम ऐसा तो रहना नहीं चाहेंगे, जैसे छोड़ेंगे क्या होगा, वो अंदर की तरफ जाना चाहेगा। यानी कि अभी वो इस तरह से रखा हुआ है, अब वो अंदर जाना चाहेगा तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। हम ऐसा समझेंगे कि इसके पास ताकत आ चुका है, अब वो अंदर तो जाएगा ही। बात समझ में आया? ये उस समय कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक मतलब खींचे हुए चीज में। बात समझ में आया? और एक हो गया शेप साइज वाला, जैसे स्प्रिंग वगैरह ये सब खींचा हुआ रहेगा, तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और एक होता है पोजीशन की वजह से कि फील्ड में अगर जा रहे हैं और वहां पे उसको फोर्स महसूस हो रहा है, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, कुछ तो करेगा। बात समझ में आया? तो उसके हम समझेंगे कि उसके अंदर एक ताकत आ गया। बात समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो ही हो गया। चलो क्वेश्चन एक करते हैं। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन है कि एक बॉल है या कोई मास है, ये 2 kg का है और इसके पास स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक बॉल, यही बॉल है 2 kg का और इसको हाइट पे छोड़ दिए हैं, 10 मीटर हाइट पर छोड़ दिए और अभी रेस्ट पर है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बात समझ में आया? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास, मास कितना दिया है 2 kg और वी कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9 जूल। चल ठीक है। और इसका कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या बोलेगा, एम जी एच। मास कितना है 2, जी कितना है, जी 10 यूज करो, ठीक है, और एच कितना है 10। कितना हो गया बालक ये 200 जूल। बात समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। ठीक, अब कंसेप्ट समझाते हैं टोटल एनर्जी का। क्या होता है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट के पास जितना काइनेटिक एनर्जी है, जितना पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। बात समझ में आया? इसी टोटल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। फिर उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। चलो क्वेश्चन दे दे इस पे। चलो ठीक, देखते लिखो, फाइंड टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। कैलकुलेट टोटल एनर्जी। क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। ठीक, कैलकुलेट टोटल एनर्जी। ठीक,
क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। कैसे निकालेगा बालक, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, जोड़ देगा। पहला केस है कि एक बॉल है, यहाँ पर आसमान पर है, रेस्ट पर है, और यही 10 मीटर हाइट पर है, ठीक, और इसका वजन है 5 kg, ठीक। चलो काफी भारी बॉल है, ठीक है, 10 मीटर हाइट पर है, तो इस पे टोटल एनर्जी कितना होगा इस केस पे। दूसरा, एक बॉल है, नीचे से हम फेंकना चाह रहे हैं उसको, जस्ट नीचे है, और यही है 1 kg का, और इसको स्पीड दे दिया हम 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड, ठीक। इसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक, जस्ट अभी ग्राउंड के सरफेस में, ठीक। तीसरा कि अब ये जो बॉल है ये यहाँ पर है, ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये 10 मीटर हाइट पर है, ठीक। तो इसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा। चलो, और यही चौथा केस है कि ये जो बॉल है 10 मीटर हाइट से 10 मीटर पर सेकंड की नीचे स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक। मास इसका 1 kg, मास आप इसका रख लो 1 kg, जी का वैल्यू 10 ही रखना, इसमें भी मास लिख लो आप 1 kg। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो। जी का वैल्यू 10 ही यूज करो, जी का वैल्यू 10 यूज करो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करो। नहीं बालक, 1 kg दिया, 1 kg दिया, मास कैसे फाइंड करोगे आप, जब हम पढ़ रहे वर्क सब के बारे में, तो मास क्यों फाइंड करोगे। चलो चलो नेक्स्ट बनो, नेक्स्ट पहला 750 जूल, और नेक्स्ट 525, और चलो नेक्स्ट, चलो ठीक 205, और नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो देखो, पहला का आंसर है ना, इसका आंसर देखते हैं, ठीक, इसका आंसर देखते हैं, कितना दिया हुआ ये, इसका मास 5 kg, और कितना अभी हाइट 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। चलो हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ mv²। बात समझा, ये भी रेस्ट पर है, तो v कितना हो गया, 0। जब v हो गया 0, तो इसका पूरा एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आया, ठीक। अब बच गया mgh, सिर्फ इसका कैलकुलेट करना है, मास है 5, g है 10, और हाइट भी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 500 जूल। हो गया, कौन सा 0, b 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का पूरा 0 बन जाएगा ना वो, ठीक। चलो दूसरा, दूसरा का आंसर, दूसरा का आंसर, दूसरा में टोटल एनर्जी क्या बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहीं पे बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा, mgh। अभी देखो कि ये जमीन पर ही है, तो हाइट कितना गया, एक भी नहीं, तो ये हाइट 0, तो ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी 0। बात समझ में आया। चलो, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, यानी कि हाफ, मास कितना है 1, और v कितना है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार 10 लिखना पड़ेगा, कट के कितना आ गया 50 जूल, ठीक। चलो तीसरा केस में देखो, ये कितना हाइट पर है, 10 मीटर हाइट पर है, ठीक। चलो लिखेंगे टोटल एनर्जी बराबर हाफ mv² प्लस mgh। इस बार ना तो v 0 है, ना ही h 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो हाफ, मास कितना है 1, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, उसमें क्या जोड़ना है mgh, m कितना है 1, g कितना है 10, और हाइट कितना है 10। ये कितना घटेगा 5 बार में, 5 10 जा 50, ये कितना हो गया 100, कितना आया 150 जूल। इसमें भी सेम ही आंसर आएगा, इसमें भी क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये स्पीड ऊपर हो या नीचे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आया, तो उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से कि स्पीड ऊपर हो या नीचे हो, इसमें भी इसके लिए हाफ mv² भी वही होगा, और इसके लिए भी mgh वही होगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, टोटल एनर्जी निकल जाएगा, एग्जाम में बना लेगा टोटल एनर्जी। चल ठीक, अब इसको मिटा दे। चलो चलो बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहला है सिर्फ एनर्जी को लेकर है,
पहला है क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो थ्योरम है, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, है ना, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी का स्टेट नहीं होता, सिर्फ फॉर्म ही होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना फॉर्म चेंज करेगा। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि ये बल्ब जल रहा है ना, तो इसके पास क्या है, एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बल्ब है, इस पे कौन सा एनर्जी जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा, वो किस चीज में चेंज करेगा, लाइट में चेंज करेगा और हीट में चेंज करेगा, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज करेगा। वही बात करते हैं स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज में करता है, साउंड एनर्जी में। हीटर क्या करता है, हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, ठीक। और अगर कोई डिवाइस का नाम जानते हो तो बताओ, और बताओ। टीवी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ठीक, बात समझ में आया। चलो, हम जब साइकिल जो चलाते हैं उसमें कौन कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, मस्कुलर एनर्जी किस चीज में चेंज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में जा रहा है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी किस चीज में चेंज होगा, हीट एनर्जी में चेंज होगा। यानी एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है, वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, एनर्जी का रूप चेंज हो रहा है। यही बात करता है पहला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि एक बात करते हैं, क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें वेरीफाई करके दिखाओ। एक बॉल है, ये है 1 kg का, ठीक, 1 kg का बॉल है ना, देखो ध्यान से समझो, ये 1 kg का बॉल है, ठीक, और इसको मैंने फेंक दिया, कितना, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक। अब आपको इसमें वेरीफाई करके दिखाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या वेरीफाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इसके पास जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी हमेशा रहेगी, एनी टाइम। बात समझ में आया, इसके पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी हमेशा रहेगी, टोटल एनर्जी शुरुआत में, टोटल एनर्जी बाद में, या कभी भी। तो अगर मैं इस बॉल को फेंका हूं तो ये अभी यहाँ पर है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, ठीक। चलो, यहाँ पर है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। चलो, तब नीचे भी बात करते हैं, ऊपर में भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जब वो नीचे है तो उस समय उसके पास एनर्जी कितनी है, उसके पास एनर्जी कितनी है, क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी उसके पास, हाफ 1 × 10 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि शुरुआत में उसके पास हाइट है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 50 जूल, ठीक। अब बात करते हैं जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाए, कहाँ पे चला जाए, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, पहले वो पता करो। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे बालक, आप ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, आप पहले करो, क्या करोगे, पहले आप टाइम निकालो, या लिखो लो v² = u² - 2as, वो वाला फॉर्मूला करो, v² = u² - 2gh, ये वाला फॉर्मूला करो। v कितना हो गया, 0, तो u² बराबर कितना आ जाएगा, 2gh, ठीक है। u कितना है, 10, 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 × 10 × h, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, 2 × 10 × h, 10 और 10 कैंसल आउट, ये 5 बार में कट गया, h बराबर कितना आ गया, 5 मीटर, h कितना आ गया, 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया। जब ये 5 मीटर हाइट पर है इस केस में, तब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, इस केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो हाईएस्ट में जब पहुंच जाएगा तब वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, mgh, m कितना है उसके लिए 1, g कितना है 10, h कितना यूज करना है 5 दिया, और कितना आ गया 50 जूल। अब देखो, शुरुआत में 50 था और बाद में भी कितना है 50। जब शुरू में 50 था, बाद में 50 था, मतलब बीच में भी क्या रहा होगा, 50 ही रहा होगा। मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक उसके पास 50 जूल ही एनर्जी था, मतलब एनर्जी कहीं पे भी खर्च नहीं हो रहा है। बात समझ में आया, तो एनर्जी कभी भी खर्च नहीं होता, खर्च नहीं हुआ तो क्या हुआ, सारा का सारा इसके पास शुरुआत में कौन सा एनर्जी था, एक बकेट है इसके पास, ये बकेट का नाम हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इसके पास कितना था, 50 जूल एनर्जी था, सारा का सारा कहाँ था, काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में था। अब वो जब हाइट में चला गया, सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म, और किस चीज में चला गया, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 50 रुपए जो थे किस चीज में चले गए, पोटेंशियल एनर्जी के खाते में चले गए। बात समझ में आया, वही 50 रुपए ये दोनों आपस में लेन देन करेंगे, बीच में कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ,
कहीं पे भी बीच में पूछ लो तो हमेशा भी कब पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कहीं पे भी 50 ही रहेगा, ये दोनों मिल बांट के 50 ही रखेगा, उससे ज्यादा नहीं रख पाएगा। कहीं पे भी तुम चेक करो, इस जगह कहीं पे भी अगर चेक करोगे तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलकर कितना आना चाहिए, 50 जूल ही होना चाहिए, क्योंकि इसके पास शुरू में 50 जूल था तो बाद में भी कभी भी 50 जूल ही रहेगा। हो सकता है कि ये वाला पूरा खाली हो जाए, ये सब उसको दे दे, हो सकता है वो पूरा खाली हो जाए, सब इसको दे दे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रह सकते हैं, जब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का बात करेंगे तब। बात समझ में आया? ठीक, मिटा दे इसको। चलो, पहला थ्योरम समझ में आया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। दूसरा थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, बात करते हैं। कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका पहला थ्योरम ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक। चलो इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये रहा, ठीक, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी ये रेस्ट पर है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और अभी ये रेस्ट पर है, ये 2 केजी का है, क्या है, 2 केजी का है। मैंने 10 मीटर तक धक्का दिया, कितना देर तक, 10 मीटर तक धक्का दिया, तो बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये बता दो। 10 मीटर तक धक्का देने के बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, वहां से बनाओ, या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम बनाओ। मैं दोनों समझाता हूँ, आप दोनों समझो, ठीक है, चैप्टर उधर से भी इधर से भी। ठीक, मेथड नंबर 1 ध्यान से समझो। पहला मेथड कैसे बनाओगे इसको, कि मुझे पता है क्या, फोर्स दिया हुआ है कितना 10, मास कितना दिया हुआ है 2 केजी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखोगे, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है 10 और मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड निकाल सकता है ना। कैसे निकालेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम वाइम यहाँ नहीं पता मुझे, बात सुना। तो u कितना हो गया 0 है क्योंकि रेस्ट पर है, तो 2 इंटू ए कितना आ गया 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10, तो कितना हो जाएगा 100। तो ये कट के कितना आ जाएगा, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये तरीका हो गया कि आप पहले एक्सेलरेशन पता करो, फिर जाके आप सारा कुछ निकालो। फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन फट से आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखोगे, फोर्स बाय मास। पास में फोर्स दिया, मास दिया, सबसे पहले क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, चलो अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 से, कि हम क्या जानते हैं कि वर्क डन बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स बराबर किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक। इसका मतलब चेंज होता है, बताए थे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसका मतलब समझा दिए पहले ही। ठीक, वर्क डन क्या होगा, फोर्स का वर्क डन कितना होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 मीटर तक वर्क लगा, मतलब 10 मीटर तक काम किया, तो कितना होगा वर्क डन इसका, बताओ। फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 10, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना, तो डायरेक्ट की प्लस हो जाएगा एफ इंटू एस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बाद का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, बात समझ में। 10 इंटू 10 100, ये एम यू स्क्वायर है ना, तो यू कितना हो गया शुरू में 0, क्योंकि रेस्ट बताया। अगर 5 दिया रहता 5 लिख देते, 6 दिया रहता 6 लिख देते, जितना दिया रहता उतना लिख देते। बात समझ में आया। ठीक, जरूरी नहीं रेस्ट से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये हो जाएगा 0। ठीक, मास कितना दिया हुआ है बालक, मास दिया हुआ है 2 केजी, वी स्क्वायर 2 से 2 कट गया, वी स्क्वायर बराबर कितना आया 100, तो वी बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने बोले तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना, और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज ना करे तो एक्सेलरेशन लगा लो, इक्वेशन ऑफ मोशन करो और फिर बन जाएगा। दोनों समझ में आ गया, दोनों समझ में आया। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन दे, है कोई बताएगा, बना देगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक, क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 10 केजी का मास है, 100 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया है 100 मीटर तक। ठीक, पास में है। अभी इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हार्ड क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो, चलो हाँ ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, हाँ डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, ट्राई करो। चलो
हाँ 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18। बहुत अच्छा, पहले दिमाग लगा लिया कि इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। चलो ट्राई करो। करो करो, ट्राई करो, हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप वैसे करोगे तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करोगे तब जाके आएगा। ठीक है। हाँ किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को आप क्या बोलोगे? यू मेरा स्टार्टिंग का 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/18 ही होता है ना? हाँ ठीक। चलो तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्राई करो अब। फिर फटाक से क्या लिखोगे? वर्क डन बराबर डेल्टा के ई, याद रखे ना, है ना? वर्क डन बराबर कहाँ पे? ये 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 10 kg। वर्क डन बराबर डेल्टा के ई। चलो मिटाए। चलो वेरी गुड। कितना हो जाएगा? वर्क डन बराबर डेल्टा के। तो वर्क कितना हो जाएगा? तुमको तो वेलोसिटी निकालना है, जूल क्यों निकाल रहे हो? अच्छा वर्क डन कितना हो जाएगा बालक? वर्क डन फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। तो वर्क डन तो कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक। चेंजिंग काइनेटिक क्या बोलेगा? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एम कितना है? 10। बी कितना है? बी तो निकालना है मुझे। यू कितना है? यू तो दिया हुआ है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा। तो ये हो गया 10, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 बार में कट गया। ठीक। ये भी कितना बार में कट गया? 5 बार में कट गया। तो ये हो गया 10,000, इधर रह गया। उधर कितना है? 5 v² माइनस 5 × 5 25, 25 है ना? ये हो गया ना? 5 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से। 5 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा? ये दो 2,000 है ना? v² माइनस 25 हो गया। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? v² बराबर कितना आ गया? 2025। ऐसे अब 2026 में आ चुके हैं हम लोग। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में। अब ये रूट सॉल्व होगा कि नहीं होगा? पॉइंट में हम लोग कर लेंगे, देखा जाएगा। बात समझ में आया? चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? चलो है वाला थोड़ा 10 मिनट और, बस 10 मिनट और, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक। चलो हाँ ठीक, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन कौन बताएगा? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक कार है, क्वेश्चन अच्छा वाला। ये कार है, कितना है? 1500 kg का कार है। कौन सा कार होना चाहिए जरा बताओ तो, मॉडल नाम बताओ, कौन सा मॉडल होगा? बोलोरो, बोलेरो। 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। ठीक है। बोलता है कि इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि ये रेस्ट पे आ जाए। बताओ इसको किस चीज में लाना पड़ेगा बालक? रेस्ट पे लाना है। तो कितना वर्क अप्लाई करना पड़ेगा बताओ? वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना है, बताओ। वर्क डन निकालना, कितना वर्क करना पड़ेगा कि ये रेस्ट पे आ जाए? किस चीज पे आ जाए? ये रेस्ट पे। यानी कि एक गाड़ी है 1500 kg की, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, उसको रेस्ट पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा एक इंसान को? बात समझ में आया? इंसान या कोई चीज फोर्स लगा करके कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक। कैसे बनाओगे इसको? तो हम बोलेंगे जो भी वर्क करना पड़ेगा, जो भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या कर रहा है? इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो हम जो भी वर्क करेंगे वो क्या होगा? सारा का सारा कहाँ खर्च होगा? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने या घटाने में होगा। हम जो भी काम करेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। हम कैसा वर्क करेंगे यहाँ पे कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, ये इस रेस्ट पे आ जाए। पॉजिटिव वर्क करेंगे कि नेगेटिव वर्क?
नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्पीड से जा रहा है, एक टाइम में रेस्ट पे आ जाएगा, स्पीड कम करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। बात समझ में आया? तो वर्क डन बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज करना है इसको? हाफ एम वी स्क्वायर से कहाँ लेके जाना है? हाफ एम यू स्क्वायर तक, जो कि शुरुआत में कितना है? वी कितना हो जाना चाहिए? 0। बात में हाफ एम, एम कितना है? 1500, ठीक है। और वी कितना है? आपको इसको पहले किस चीज में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में, है ना। इसको काट लो, कितना कटेगा? 2 का टेबल में 30, 3, 10, 50/3। बहुत बढ़िया। 50/3 कितना बार लिखाएगा? 2 बार। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 का टेबल में ये 50, और ये कट रहा है क्या? अच्छा 500, हाँ 500। ये लो, अब तो नहीं ना कटेगा, हो गया। ये कट जाएगा, लो 250, और कटेगा क्या? नहीं हो गया ना? 5 5 25, 25 इंटू 25 625, और 3 जीरो, नीचे 9, डिवाइड करके जो आया सो आया। नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? तो ये समझ में आया, वर्क वाला कंसेप्ट समझ में आया, बालक? वर्क समझ में आया? ठीक, चलो इसको मिटा दे। चलो तब इतना ही रखते हैं आज के लिए। क्या हो गया? अच्छा अभी लकी आया था, चला गया। अच्छा ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए, वर्क भी पढ़ लिया और एनर्जी भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक।